हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं कक्षा 8वीं के सेक्शन ABC, कक्षा 8वीं के सेक्शन ABC के लिए थर्ड लैंग्वेज विषय लेके आई हूँ। लास्ट हमने आपके दो चैप्टर मंथन हिंदी पाठ्य पुस्तक से करा दिए गए थे। उसके बाद अब मैं तीसरा चैप्टर आपके सामने लेके आई हूँ, अनोखी मदद। कहानी है आपका तीसरा, अनोखी मदद। लेखक है आपके काका लेकर। इस कहानी के लेखक है आपके काका कालेलकर। काका कालेलकर, काका कालेलकर। सबसे पहले कहानीकार के विषय में संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष। काका कालेलकर एक प्रसिद्ध गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। इनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने हिंदी, मराठी और गुजराती तीनों भाषाओं में लेखन किया। सप्त सरिता, लोक जीवन, नक्षत्रमाला, उस पार के पड़ोसी आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1964 में इन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1981 को इनका निधन हो गया। इस कहानी में काका कालेलकर जी ने बहुत ही खूब एक सज्जन परिवार के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि एक सज्जन परिवार किसी समय काफी धनों से संपन्न, हर चीज, हर वस्तुओं से संपन्न हुआ करते थे। थोड़ा सा कहानी के विषय में आपको बताती हूँ। उन सज्जन के जीवन में फिर से ऐसा घोर एक अंधकार आ जाते हैं, जिनके कारण वो एक गरीबी में उतर आते हैं। फिर भी उन गरीबी के समय भी इन सज्जन परिवार ने अपने उस सज्जनता को, उस सज्जन को कमजोर होने ना देने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना मेंटेन करते रहे। उसी अवस्था में जैसे पहले हुआ करते थे, उस अवस्था को वो मेंटेन करते रहे। उसी अवस्था में अपने को बनाए रखे। हालांकि धन संपत्ति से वो कमजोर पड़ चुके थे, फिर भी वो उसे स्थगित ना करके कंटिन्यू अपने जीवन वैसा ही चलाते रहे। इसी परिवार के विषय में ये कहानी है। कहानी मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपके ऊपर में जो ब्लू रंग में है ना भरा हुआ कहानी के हल्के से संकेत आपको दे रखा है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कभी साधन संपन्न था, परंतु बाद में निर्धनता का शिकार हो जाता है। घोर आवश्यकता होने के बावजूद परिवार के लोग पुरानी खानदानी इज्जत को ढोते रहते हैं और कई काम करने से वो बचते हैं। आइए जाने कि किसकी अनोखी मदद से उनकी निर्धनता दूर हो जाती है। उन सज्जन व्यक्तियों के जीवन में किसी आदमी के अनोखी, जो शीर्षक है कहानी के अनोखी मदद से उनके जीवन फिर से है ना स्वतः ही पूर्ण रूप में पहले वाली समय जैसा उनका बीतने लगता है। कहानी शुरू करती हूँ मैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार था। एक कुलीन परिवार था, कुलीन यानी सज्जन।
चार भाई थे। परिवार की जायदाद व धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद व पढ़े लिखे थे, काफी हुनरमंद, कोई ना कोई किसी न किसी काम में कुशल थे। फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। वो मेंटेन करते थे उन सज्जन परिवार के पूर्व जो सज्जन खानदानी पुरानी जो रीति रिवाज को अपने परिवार में जैसा चलता था उसको वो ढोते रहे, इसलिए उन्होंने कभी किसी के यहाँ काम करने की सोचे नहीं। घर की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। औरतों का सारा जेवर भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कम दामों में उन्होंने बेच डाले। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए, सोचा इन चारों भाइयों ने। उनके घर के बगीचे में सहजन का एक पेड़ था, बड़ा सा पेड़। उसके फलने का मौसम था। बड़ी लंबी लंबी और हरी भरी सहजन की फलियां डालियों से लटक रही थी। सहजन जब शाम हो जाती और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुजड़हीन आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। कुजड़हीन सब्जी बेचने वाली स्त्री, सहजन यानी सब्जी, सब्जी बेचने वाले उनके यहाँ आती और उनसे वो सब्जियां खरीद के चली जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं पर उस परिवार का निर्वाह होता। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया, मेहमान। उन्हें इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके परिवार यानी इनके चारों भाइयों के परिवार इतनी निर्धनता से अपने गुजारा चला रहे हैं। जब भोजन परोसा गया तो बड़े भाई ने बहाना बनाया। अब क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कमी थे, सो अब मेहमान के साथ तो किसी को खाने थे, तो उन्होंने मना किया। मेहमान के साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता था उनके परिवार के घर में खाने उसी मेहमान के लिए बने थे। तो जब भोजन परोसा गया तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना ना खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। इसी तरह वो बहाना करते रहे। मजबूरीवश, क्योंकि उनके परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं थे सिवा उस रिश्तेदार जो मेहमान आए थे। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह शरीक ना हुआ, उस खाने में वो शामिल ना हुआ। फिर काफी सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों व्यक्ति खाना खा रहे थे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी ना पूछा। वह लड़का भी सदा हुआ था। कोई चीज पड़ोसी जाती, इससे पहले ही हाथ हिलाकर वह कह देता, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कम मात्रा में खाना उन्हें यानी उनके रिश्तेदार मेहमान के लिए ही बने थे। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार में हैं। फकाकशी के मारे घर को ही हालत खराब है। फकाकशी के मतलब क्या बताया गया यहाँ? भूखमरी के कारण उनके घर की हालत काफी खराब है। खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी ये अपनी झूठी खानदानी इज्जत के कारण तकलीफ में है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। उसने सोने का भोंग किया था, परिवार के सामने सोने का सिर्फ नाटक किया था, भोंग किया था। करीब 10 बजे रात कुंजड़ी, वो सब्जी वाली, फिर आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पांव, धीरे धीरे दबे पांव से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी
फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त उनके घर में मेहमान है, पर जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज्यादा पैसा उससे न मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी से सज्जन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले ही की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती, तुम्हारा मन हो तो ले लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, क्योंकि वहां मेहमान सोए हुए थे बरामदे में, कहीं उन दोनों की बात वो मेहमान ना सुन ले। जितना देर देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएगा। कुंजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। थोड़ी देर में कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनने पड़ने लगे, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही, आगे भविष्य के बारे में सोचने वाले। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सज्जन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। रात भर वो सोए नहीं। उन्होंने क्या सोचा, उन परिवार के सज्जन परिवार के बारे में सोचा कि परिवार के खानदान को बनाए बरकरार रखने के लिए ये लोग भूखे पेट सोने लगे हैं, खाने के लिए वो मरने लगे, किंतु वो अपने शान खानदानी की जो शान उनको वो मिटने नहीं दे, वो बनाए रहे। चाहे तो ये लोग अपने किसी आसपास आस पड़ोस किसी के यहाँ वो नौकरी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किए। यही कि किसी समय में हमारे परिवार को ऐसा माना जाता था, उच्च दर्जे से देखा जाता था, तो आज हम कैसे काम करें, यही सोच के उन्होंने क्या किया, किसी भी काम को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। अब वो मेहमान रात भर सोचता रहा उनके परिवार के लिए। फिर क्या करता है देखो आगे। वह चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उसने उठा ली और बिना किसी आहट के उस सज्जन के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ के पास से काट कर धरती पर गिरा दिया। फिर पाँव फटने से पहले ही अंधेरे में वह मेहमान वहां से चल दिया। उसने क्या किया, न बजे बांस, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये कहावत है ना, न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब इनके परिवार की सोच को बदलने के लिए कि उसी खानदानी के साथ वो ढो रहे थे अपने परिवार को, अपने जीवन को, उन्होंने क्या किया कि ये तो गलत है। मेहमान ने सोचा कि ये तो गलत है, इसके चलते वो भूखे सो रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं भोजन के लिए, सिर्फ वो पेड़ के भरोसे, सज्जन की जो सब्जियां बेचने के भरोसे अपने पेट पालते थे। तो उन्होंने क्या किया, न रहे बांस न बजे बांसुरी, उस पेड़ को ही उन्होंने काट डाली। अब क्या होता है, काटने के बाद वो चला गया। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सज्जन का पेड़ कटा हुआ पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, उनके परिवार में भी वैसा ही मातम छाया रहा। पूरे घर में ऐसा मातम फैल गया। घर की बुढ़िया कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहां से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ जाता तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकत्र सहारे सज्जन के पेड़ को इसने क्यों काटा? वो दयालु होते, हमारे परिवार के ऊपर दया बरसाते तो वो कुछ एकाध अनाज के बोरे हमारे परिवार के लिए भेज देता। वो तो दुश्मन निकला हमारे, क्यों उन्होंने पेड़ काटे जिस पेड़ के सहारे पूरे परिवार चलता था। खूब गुस्सा होने लगे। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा।
उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफी मशहूर भी थे। जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं न कहीं किसी तरह वो नौकरी ढूंढने लगे, क्योंकि उनके पेड़ के सहारे, सज्जन की जो सब्जी के पेड़ के सहारे उनके परिवार चलता था, वो अब उनका सहारा ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, अब रोजी रोटी यानी पेट भरने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अलग अलग जगह जाके सबने अपने अपने नौकरी तलाश करने की ठान ली। 1 साल हो गया, चारों की माली हालत अच्छी हो गई। 1 साल हो गए, चारों की माली हालत अच्छी हो गई नौकरी करने के कारण। अब घर में दूध घी की कोई कमी नहीं रही। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, नेक नियति, अच्छी नियति यानी ईमानदारी थी। वो पेड़ काटने के पीछे कुछ अच्छाई मैंने सोचा था, यानी ईमानदारी थी, कुछ अच्छाई, कोई खराब इरादा ना था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सज्जन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था। काहिली यानी आलसीपन, कि कहीं जाके नौकरी न ढूंढ सकने की आलसीपन, और बदकिस्मती जैसी को ही आपने काट के फेंक दिया मानो। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी गिर जाते, बिल्कुल ही बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसा। कहानी बहुत ही सुंदर, काका कालेलकर द्वारा लिखी कहानी बहुत सुंदर, कि भाई किसी की मदद करने के सबसे अच्छी तरीका उन्होंने यही सोचा। इस मेहमान ने यही सोचा, उस परिवार में जो बदकिस्मती चल रही थी, जो निर्धनता चल रही थी, उन्होंने ऐसा जादू, इस प्रकार का मेहनत करके खाने की, रोजी रोटी कमाने की उन्होंने उपाय सोचा कि ये नहीं उसी पेड़ के भरोसे अपने परिवार का गुजारा करता रहे। बहुत ही अच्छी कहानी का उद्देश्य भी यही कि आलसीपन हमें अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। अपने फुर्तीले के साथ एकदम अपने रोजी रोटी कमाने के चक्कर में फुर्तीले भाव से अपने वर्तमान के साथ जीना चाहिए। ये भी बताते हैं कि हमें